हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे थे वेल्डिंग के बारे में कि वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग की टेक्निक्स क्या होती है, वेल्डिंग पोजीशंस क्या होती है। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग। एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग। एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग कि जो हम वेल्डिंग करते हैं उसके एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो वेल्डिंग करने की एडवांटेज क्या है? सबसे पहले लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कि हम किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका जो भी कॉस्ट होगा तो वो कॉस्ट क्या होगा? कम होगा। यानी कि लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कोई भी चीज हम बना रहे हैं वेल्डिंग की सहायता से तो वो उस पे जो भी खर्च आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है, तो वो क्या होगा? कम होगा। लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके बाद क्या है, हम किसी भी चीज को, जो हमारा पार्ट है, हम उसको रिपेयर करना चाहते हैं तो वेल्डिंग की सहायता से हम उस पार्ट को आसानी से क्या कर सकते हैं? रिपेयर कर सकते हैं। इजीली हम उस पार्ट को जोड़ सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह से एडवांटेज किस चीज की? वेल्डिंग की। थर्ड पॉइंट क्या है, जितने भी वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं, जो वेल्डिंग के मशीन्स होते हैं, वेल्डिंग के एलिमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाते हैं और कम कॉस्टली होते हैं, मतलब उन पे ज्यादा खर्च भी नहीं आता। तो ये क्या है, आसानी से मिल जाते हैं, यानी कि उनका जो कॉस्ट होता है वो भी क्या होता है? कम होता है। लो कॉस्ट इक्विपमेंट, लो कॉस्ट इक्विपमेंट्स, जितने भी वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? लो कॉस्ट, यानी कि उनपे जो खर्च आता है, जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है? कम होता है। उसके बाद क्या है, हम आसानी से लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स या अलॉयज, लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स है या फिर अलॉय है, फेरस मेटल है या नॉन फेरस मेटल है, उनको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, इस तरह एक की क्या है? एडवांटेज। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो भी ओवरऑल कॉस्ट आता है ज्वाइनिंग करने के लिए, हम मेटल्स को जोड़ रहे हैं तो मेटल्स को जोड़ने के लिए जो भी ओवरऑल कॉस्ट आ रहा है तो वो कॉस्ट भी क्या होता है? वेल्डिंग में कम होता है। तो ये हमने पढ़ी एडवांटेज। सबसे पहले लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कि जो भी कॉस्ट आएगा वो क्या होगा? कम होगा। उसके बाद क्या है, रिपेयर बाय वेल्डिंग इज वेरी इजी, कि अगर हम किसी पार्ट को रिपेयर करना चाह रहे हैं वेल्डिंग की सहायता से तो वो बहुत आसान है, आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं? रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जनरल इक्विपमेंट्स होते हैं वेल्डिंग के, वो क्या होते हैं? लेस कॉस्टली, कि कम कॉस्टली होते हैं और इजीली अवेलेबल, हमें आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स और अलॉयज कैन बी ज्वाइंड बाय वेल्डिंग, कि वेल्डिंग की सहायता से हम लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स और अलॉय को आपस में क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उसमें हमने क्या पढ़ा, जो भी टोटल ज्वाइनिंग कॉस्ट या ओवरऑल कॉस्ट होता है वो क्या होता है? कम होता है इस वेल्डिंग में। तो ये हमारी क्या थी? वेल्डिंग की एडवांटेज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग, कि वेल्डिंग की डिसएडवांटेज क्या है। जैसे हर चीज की एडवांटेज होती है उसी प्रकार हर चीज की क्या होती है? डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग, कि जो वेल्डिंग है वेल्डिंग की डिसएडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है, ए स्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड, कि कोई भी हम वेल्डिंग का ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, वेल्डिंग करना चाह रहे हैं तो वेल्डिंग के लिए क्या है, सबसे पहले हमें एक स्किल्ड वर्कर की जरूरत होगी। स्किल्ड मतलब, वर्कर मतलब जिसको वेल्डिंग की अच्छी नॉलेज हो, जिसको वेल्डिंग की अच्छी नॉलेज हो, स्किल्ड वर्कर। हमें क्या चाहिए? एक स्किल्ड वर्कर चाहिए जिसको वेल्डिंग की अच्छी नॉलेज हो, ताकि वो वेल्डिंग को अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए, उस वेल्डिंग को अच्छी तरह से कर सके। तो ये क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग, कि अगर हमारे पास अच्छा वर्कर नहीं है तो हम उस वेल्डिंग को नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट क्या है? मोर सेफ्टी डिवाइसेस, मोर सेफ्टी डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड, कि जो भी हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या है? डिवाइसेस, जितनी भी सेफ्टी डिवाइसेस होती है उनकी जरूरत होती है। मोर सेफ्टी डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड,
कि वेल्डिंग के दौरान हमें जितनी भी सेफ्टी की जरूरत होती है, सेफ्टी डिवाइसेस, उनकी हमें क्या करनी चाहिए, वेल्डिंग के दौरान जरूरत होती है। तो ये डिसएडवांटेज है। अगर हमारे पास सेफ्टी डिवाइसेस नहीं है तो हम प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग को नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, वेल्डिंग हीट प्रोड्यूस मेटलर्जिकल चेंजेस। तो क्या होता है, जैसे हम कई बार वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग की जो हीट होती है उस हीट की वजह से मेटल की प्रॉपर्टीज में कई बार क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। मेटल की प्रॉपर्टीज में कई बार क्या होता है, चेंज आ जाता है। तो उसको हम बोलते हैं डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग। कि हम वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग की जो हीट निकलती है उस हीट की वजह से मेटल की प्रॉपर्टीज में, मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है उन प्रॉपर्टीज में क्या होता है, कोई ना कोई चेंज आ जाता है। तो उसको हम बोल देते हैं, उसको हम कह देते हैं डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज है वेल्डिंग की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिग्स एंड फिक्सचर्स आर रिक्वायर्ड। जितने भी हम वेल्डिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान हमें क्या, जिग्स और फिक्सचर की जरूरत होगी वेल्डिंग के इक्विपमेंट से उनको होल्ड करने के लिए। जितने भी वेल्डिंग के पार्ट्स हैं, जब वेल्डिंग कर रहे हैं, जो वर्क पीस है, उन सभी को होल्ड करने के लिए हमें जिग्स और फिक्सचर की क्या होगी, जरूरत होगी। तो ये भी क्या है, एक तरह से डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग। और वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के दौरान कई फ्लेम्स, हीट्स निकलती है, फ्लेम्स निकलती है, रेडिएशंस निकलती है, जो कि हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो डिसएडवांटेज में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले है वेल्डिंग करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए हमें सबसे पहले एक स्किल्ड वर्कर की जरूरत होगी। अगर हमारे पास वर्कर क्या होगा, स्किल्ड होगा, जिसको अच्छा अनुभव होगा वेल्डिंग करने का, अच्छी प्रैक्टिस होगी वेल्डिंग करने की, तभी वो अच्छी तरह से वेल्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएगा। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, स्किल्ड वर्कर का ना होना। सेकंड पॉइंट में हमने क्या लिखा, मोर सेफ्टी डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड। कि अगर हम वेल्डिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं, वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें सेफ्टी डिवाइसेस का ध्यान रखना होगा। ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस, हमें सेफ्टी डिवाइसेस अपने पास रखनी होगी काम के दौरान। थर्ड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, वेल्डिंग हीट प्रोड्यूस, की जो वेल्डिंग हीट होती है उसकी वजह से कई बार क्या होता है, मेटल्स में चेंज आ जाता है, प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। तो वो भी क्या है, एक तरह से डिसएडवांटेज है वेल्डिंग की। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान हमें जिग्स और फिक्सचर की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम पार्ट्स को होल्ड करना चाहते हैं, वेल्डिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको होल्ड करना चाहते हैं, तो हमें जिग्स और फिक्सचर की क्या होगी, जरूरत होगी। फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग करने के दौरान जो हीट्स होती है, फ्लेम्स होती है, वो जो उससे रेडिएशंस निकलती है, तो वो क्या होती है, हार्मफुल होती है। वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। तो ये हमने पढ़ी डिसएडवांटेज। पहले हमने किया एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग, उसके बाद हमने पढ़ी डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग। अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग। एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग, अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग कि जो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग का यूज कहां पे होता है। एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग कि जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग का यूज कहां कहां पे होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ज्वाइनिंग मोस्ट फेरस और नॉन फेरस मेटल। जितने भी ज्यादातर जो भी फेरस और नॉन फेरस मेटल्स होती हैं उनको जोड़ने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं वेल्डिंग का। ज्वाइनिंग ऑफ फेरस और नॉन फेरस मेटल, ज्वाइनिंग ऑफ फेरस और नॉन फेरस, ठीक है, जितने भी फेरस और नॉन फेरस मेटल्स होती हैं उनको जोड़ने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेल्डिंग का यूज करते हैं। फेरस और नॉन फेरस मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं वेल्डिंग का। सेकंड पॉइंट है इन ऑटोमेटिव, जो भी हमारी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, ऑटोमेशन से रिलेटेड ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज, जितनी भी ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज, जितनी भी ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज है, जितनी भी हमारी ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज है, तो उनमें भी हम किसका यूज करते हैं,
वेल्डिंग का। उनके जो भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेल्डिंग का। उसके बाद एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में भी हम यूज करते हैं वेल्डिंग का। वेल्डिंग का यूज कहां पे होता है? फेरस नॉन फेरस मेटल को जोड़ने में। ऑटोमेटिक इंडस्ट्री जितनी भी होती है उनमें हम वेल्डिंग का यूज करते हैं। एयरक्राफ्ट की जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है उनमें भी हम यूज करते हैं वेल्डिंग का। उसके बाद शीट मेटल, जो भी शीट्स होती हैं, शीट मेटल होती हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए, उनको बनाने के लिए, उनको वेल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं वेल्डिंग का। थिन मटेरियल के लिए, थिक मटेरियल के लिए, चाहे वो मोटा हो चाहे पतला मटेरियल है, उस मटेरियल को जोड़ने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? वेल्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा वेल्डिंग के बारे में एप्लीकेशन कि कहां कहां पे यूज करते हैं। जितनी भी फेरस या फिर नॉन फेरस मेटल्स है उनको ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं वेल्डिंग का। उसके बाद जितनी भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज है उनमें भी हम यूज करते हैं वेल्डिंग का। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती है उनमें भी हम यूज करते हैं वेल्डिंग का। उसके बाद शीट मेटल्स के लिए, थिक मटेरियल्स के लिए, थिन मटेरियल्स के लिए, जो भी हमारे मटेरियल्स है जिनको हम आपस में जोड़ना चाह रहे हैं, वेल्ड करना चाह रहे हैं, रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो वहां सब पे किसका यूज करेंगे? वेल्डिंग का। तो ये हमारी थी एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग। काफी जगह पे आपने यूज होता भी देखा होगा, मार्केट में जाते हो वर्कशॉप्स में यूज होता है वेल्डिंग का। छोटे से छोटे पार्ट से लेके बड़े से बड़े पार्ट को जोड़ने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेल्डिंग का यूज करते हैं। अब है सेफ्टी प्रिकॉशंस कि हमारी वेल्डिंग है, वेल्डिंग के दौरान हम कुछ ना कुछ अपना सेफ्टी रखते हैं, प्रिकॉशंस रखते हैं, ताकि हम वेल्डिंग के दौरान हमारे शरीर को या हमारी बॉडी पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना हो, कोई नुकसान ना हो। तो क्या है सेफ्टी प्रिकॉशंस? सेफ्टी प्रिकॉशंस, सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑफ वेल्डिंग, सेफ्टी प्रिकॉशंस, सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑफ वेल्डिंग कि वेल्डिंग के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियों बरतनी चाहिए, सावधानियां रखनी चाहिए, या कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए, ताकि हम वेल्डिंग के जो इफेक्ट्स है, वेल्डिंग का जो बुरा इफेक्ट पड़ रहा है या वेल्डिंग की वजह से हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है, तो कैसे बचा जा सके। सबसे पहले है गॉगल्स। जो भी जैसे हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के दौरान क्या निकलती है? फ्लेम्स निकलती है, हीट्स निकलती है, रेडिएशंस निकलती है, तो लाइट निकलती है। तो हमें गॉगल्स का यूज करना चाहिए ताकि हमारी आंखों पर किसी भी प्रकार की वेल्डिंग का, चाहे वो गैस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, टिक वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग, किसी भी प्रकार की वेल्डिंग है, तो उस वेल्डिंग का हमारी आंखों पे किसी भी प्रकार का बुरा असर ना पड़े। तो क्या है? यूज गॉगल्स, यूज गॉगल्स। गॉगल्स का क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए, ताकि वेल्डिंग के दौरान हमारी आंखों पर किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े। सेकंड पॉइंट क्या है? क्लैंप्स शुड बी यूज्ड फॉर ऑल होज फिटिंग कि जैसे भी हमारे सिलेंडर्स होते हैं, मान लीजिए हम गैस सिलेंडर, गैस वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो उस दौरान हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर है, एस्टीन का सिलेंडर है, तो उस सिलेंडर पे होल्स लगे होते हैं, वाल्व्स लगे होते हैं, तो वाल्व्स होते हैं उनको अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? क्लैंप करना चाहिए, ताकि कोई भी गैसेस वगैरह का लीकेज ना हो। चाहे वो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है, एस्टिलीन गैस का सिलेंडर है, जो उनके होज बने होंगे, जो वाल्व बने होंगे, उन पे क्या होंगे? प्रॉपर क्लैंपिंग की हो, ताकि किसी भी प्रकार की कोई लीकेज वगैरह, गैसेस की लीकेज वगैरह ना हो। उनको अच्छी तरह से हम कंट्रोल कर सके कि जब हमें जरूरत है उतना ही हम उसको यूज कर सकें। तो ये भी क्या आ जाएगी? सेफ्टी प्रिकॉशन ऑफ वेल्डिंग। उसके बाद क्या है? जो भी जैसे हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के दौरान हीट निकलती है, तो हीट की वजह से क्या होती है? जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जहां हमारा वर्क पीस होता है, जो पार्ट होता है, वो हीट हो जाता है। तो उस पार्ट को कभी भी हाथों के साथ नहीं उठाना चाहिए, मतलब हाथों के साथ हमें उसको पिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है? गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो भी गैस टॉर्च होती है, जो भी हमारी गैस टॉर्च होती है, जो हमारी वेल्डिंग की टॉर्च होती है, उनको हमेशा क्या करना चाहिए? साफ बॉक्सेस,
जो भी हमारी क्लीन बॉक्स है, साफ सुथरा एरिया है, क्लीन बॉक्स है, वहां पे रखना चाहिए। जो भी हमारी गैस टॉर्च है उसको कहां पे रखना चाहिए? क्लीन बॉक्सेस में रखना चाहिए। उसके बाद क्या है, जो भी सिलेंडर है, सिलेंडर हमने मान लीजिए गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का सिलेंडर है या फिर एस्टिलीन सिलेंडर है, जब उसका यूज नहीं है, मान लीजिए हम वेल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन वेल्डिंग के दौरान करने के बाद जब हम उसका यूज नहीं कर रहे, तो उनको प्रॉपर तरीके से क्या कर देना चाहिए? कवर कर देना चाहिए। मतलब जो भी उनका कैप वगैरह हो उससे हमें उसको क्या करना, पूरी तरह से टाइट कर देना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी गैसेस का क्या हो, लीकेज वगैरह ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो भी हमारे गैस सिलेंडर होते हैं, जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग, जैसे गैस वेल्डिंग की बात करते हैं तो गैस वेल्डिंग में हम सिलेंडर्स का यूज करते हैं। तो जो सिलेंडर्स होते हैं उनको हमेशा क्या करना चाहिए? ड्राई प्लेसेस, मतलब जो सूखे हुए स्थान है वहां पे रखना चाहिए। क्लीन यानी कि साफ और ड्राई प्लेसेस में रखना चाहिए। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? यूज गूगल्स, क्योंकि हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के दौरान क्या निकलती है? लाइट्स निकलती है, तेज लाइट्स निकलती है, जिसका आंखों पे बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए हमें क्या, गूगल्स का यूज करना चाहिए। फेस शील्ड का यूज करना चाहिए, जो भी हम, ताकि हम अपने फेस को पूरी तरह क्या कर सके, कवर कर सके। फेस शील्ड का यूज करना चाहिए, ग्लव्स का यूज करना चाहिए, एप्रन का यूज करना चाहिए, ताकि हम वेल्डिंग से बच सके। ताकि वेल्डिंग का जो हमें हमारे पर असर हो रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है, रेडिएशंस हो रही हैं, उससे हम क्या कर सके, बच सके। उसके बाद क्या है, जो भी हमारी फिटिंग्स होती है, जैसे होज फिटिंग्स वाल्व होते हैं, उनके टाइटली क्लैंप करना चाहिए, उनको पूरी तरह से क्या करना चाहिए? क्लैंप करना चाहिए। जो भी हमारे गैस के सिलेंडर्स होते हैं उन सिलेंडर्स को क्लीन और ड्राई प्लेसेस पे रखना चाहिए। जब सिलेंडर की जरूरत नहीं है तो सिलेंडर को अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? कवर करके रखना चाहिए, ताकि गैसेस वगैरह का कोई भी एक्स्ट्रा लीकेज ना हो। तो ये क्या थी हमारी सेफ्टी प्रिकॉशन, जो हम वेल्डिंग के दौरान रखेंगे। गॉगल्स का यूज करेंगे, फेस शील्ड का यूज करेंगे, एप्रन का यूज करेंगे, सिलेंडर को ड्राई और क्लीन प्लेसेस पर रखेंगे। जो हमारी गैस टॉर्च होगी या वेल्डिंग टॉर्च होगी उसको भी हम क्या करेंगे? अच्छे साफ सुथरे प्लेसेस पे रखेंगे। तो ये हमने पढ़ा एप्लीकेशन, और उसके बाद हमने पढ़ा सेफ्टी प्रिकॉशन ऑफ वेल्डिंग। अब है कुछ सिंबल्स होते हैं वेल्डिंग के, जिनके बारे में पढ़ेंगे। सिंबल्स ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग है, जैसे हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के दौरान कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके बारे में अब पढ़ेंगे। सिंबल ऑफ वेल्डिंग, कुछ बेसिक सिंबल्स हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? वेल्डिंग सिंबल्स। वेल्डिंग सिंबल्स, कुछ सिंबल्स है वेल्डिंग के जिनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इस साइड हम लिख रहा हूं फॉर्म ऑफ वेल्ड, और यहां पे क्या है? सिंबल। हम उसका क्या बना देंगे? सिंबल बना देंगे। जैसे फिल्ट वेल्डिंग होती है तो इसका सिंबल क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या है इसका सिंबल? सेम हमारे पास है स्क्वायर बट। स्क्वायर बट, तो उसका सिंबल क्या होगा? स्क्वायर बट का सिंबल। तो ये क्या होगा हमारा? स्क्वायर बट का सिंबल। इसी प्रकार हमारे पास अगर है सिंगल, सिंगल बी बैट, बी बट, तो इसका सिंबल क्या होगा? उसके बाद हमारे पास है डबल, डबल बी बट, तो इसका सिंबल क्या होगा? तो ये हमारा क्या होगा? डबल बी बट का सिंबल। तो सबसे पहले हमने लिखा फिलेट वेल्ड। जब हम वेल्डिंग ऑपरेशन करते हैं तो वेल्डिंग के दौरान हम फिलेट वेल्ड करते हैं, तो उसका हमें एक सिंबल, ये हमारे क्या है? बेसिक सिंबल्स हैं, जिससे हमें पता कर सकते हैं कि वो वेल्डिंग कौन सी है? फिलेट वेल्ड। सेम इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा कौन सा है? स्क्वायर बट। जो हमारी बट वेल्डिंग जैसे हमने पढ़ी है, तो उसके दौरान जब हमारा सिंबल होगा वो क्या होगा? इस प्रकार से हमारा सिंबल जो भी दर्शाया जाएगा वेल्डिंग का, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर बट। इस प्रकार का अगर आपको वेल्डिंग का कोई भी सिंबल दिखाई दे तो उसका मतलब होगा स्क्वायर बट, कि वो कौन सी वेल्डिंग है? स्क्वायर बट। उसके बाद थर्ड है सिंगल बी बट। सिंगल बी बट सिंबल होगा इस प्रकार से। आप मान लीजिए कोई वेल्डिंग देख रहे हो, वेल्डिंग की पोजीशन, वेल्डिंग आपको इस प्रकार से कोई वेल्डिंग की हुई है,
तो उस वेल्डिंग को क्या बोलेंगे, सिंगल वीबट। तो ये क्या है, सिंगल वीबट का सिंबल। फोर्थ क्या है, डबल वीबट। अगर आप कहीं पे वेल्डिंग देख रहे हैं, वो वेल्डिंग इस प्रकार से की हुई है कि इस प्रकार से कोई वेल्डिंग की हुई है, तो उस वेल्डिंग को हम क्या बोलेंगे, डबल वीबट वेल्डिंग। तो उस वेल्डिंग को हम क्या बोलेंगे, डबल वीबट वेल्डिंग। उसके बाद पांचवी है, ठीक है, डबल वीबट वेल्डिंग। उसके बाद नंबर 5 है, हमने डबल तक पढ़ा, सिंगल यूबट। सिंगल यू बट। अगर हम कोई वेल्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, उसका डायग्राम अगर वो सिंबल इस प्रकार से है, तो उस वेल्डिंग को क्या बोलेंगे हम, सिंगल यू बट। तो उस वेल्डिंग को क्या बोलेंगे हम, सिंगल यू बट। उसके बाद है डबल यू बट। डबल यू बट। डबल यू बट, ठीक है। इस प्रकार का अगर सिंबल दिखाई दे रहा है, मतलब हम वेल्डिंग की पोजीशन, हमें वेल्डिंग ऐसी दिखा रही है, तो वो कौन सी होगी, डबल यू बट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 7 नंबर पे, स्टड वेल्डिंग। तो स्टड वेल्डिंग का सिंबल कैसा होगा, ऐसा अगर आपको सिंबल कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो उस वेल्डिंग को हम बोलेंगे स्टड वेल्डिंग। तो उस वेल्डिंग को क्या बोलते हैं, स्टड वेल्डिंग। स्पोर्ट वेल्डिंग। स्पोर्ट वेल्डिंग कौन सी होगी, अगर आपको कहीं पे भी इस प्रकार का कोई सिंबल दिखाई दे रहा है, तो उस वेल्डिंग को हम क्या बोलेंगे, स्पॉट वेल्डिंग। तो हमने 4 वेल्डिंग के बारे में पढ़ा पहले, फिलेट वेल्डिंग, स्क्वायर बट, सिंगल वी बट, डबल वी बट, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सिंगल यू बट। अगर हमें इस तरह से यू शेप में कोई भी वेल्डिंग दिखाई दे रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कौन सी है, सिंगल यू बट वेल्डिंग। अगर हमें वेल्डिंग डबल यू यानी कि ऐसी अगर हमें कोई भी वेल्डिंग दिखाई दे रही है, सिंबल दिख रहा है, तो वो कौन सी होगी, डबल यू बट। तो ये इसका सिंबल। अगर हमें वेल्डिंग है, कोई वेल्डिंग, मान लीजिए वो वेल्डिंग इस प्रकार से की हुई है, हमारे पास कोई वर्कपीस है, तो इस प्रकार से वो यहाँ पे क्या की हुई है, वेल्डिंग की हुई है, तो उस वेल्डिंग को हम क्या बोल देंगे, स्टड वेल्डिंग। उस सिंबल को क्या बोलेंगे, वो किसका सिंबल होगा, स्टड वेल्डिंग का। उसके बाद स्पोर्ट वेल्डिंग। स्पोर्ट वेल्डिंग का सिंबल है, आपको इस प्रकार से दिखाया गया है। ऐसे अगर कोई सिंबल बना हुआ है, तो वो किसका सिंबल है, स्पोर्ट वेल्डिंग का। तो किसका सिंबल है वो, स्पोर्ट वेल्डिंग का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे 9 नंबर। तो ये हम 8 तक कर चुके हैं। उसके बाद नंबर 9 पे है, ठीक है, नंबर 9 सीम वेल्डिंग। तो नंबर 9 क्या है, सीम वेल्डिंग। नंबर 9 पे है सीम वेल्डिंग। तो सीम वेल्डिंग का सिंबल कैसा होगा, सीम वेल्डिंग का सिंबल होगा, ठीक है, तो इस प्रकार का जो सिंबल होगा, उस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, सीम वेल्डिंग का सिंबल। तो ये सिंबल किसका है, सीम वेल्डिंग का। नंबर 10 है जो हमारे पास, स्टिच वेल्डिंग। स्टिच वेल्डिंग, तो इस प्रकार से अगर कोई हमें सिंबल दिखाई दे रहा है, तो वो सिंबल है स्टिच वेल्डिंग का। तो वो सिंबल किसका है, स्टिच वेल्डिंग का। नंबर 11 प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग, अगर हमें कहीं पे भी इस प्रकार का कोई सिंबल देखने को मिल रहा है, तो वो सिंबल किसका होगा, प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। तो आज इसमें हमने अब पढ़ा सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग, अगर हमें ऐसे कोई भी सिंबल दिख रहा है वेल्डिंग का, तो वो किसका होगा, एग्जांपल वो है सीम वेल्डिंग का सिंबल। अगर हमें इस प्रकार से कोई भी निशान दिख रहा है, तो वो किसका होगा, स्टिच वेल्डिंग का सिंबल। प्रोजेक्शन वेल्डिंग का सिंपल है, अगर हमें इस प्रकार से कोई सिंबल दिखाई दे रहा है, तो वो सिंबल किस चीज का होगा, प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। तो इसमें हमने एडवांटेज अभी पढ़ी, डिसएडवांटेज वेल्डिंग की पढ़ी, उसके बाद एप्लीकेशन की, वेल्डिंग का हम यूज कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। उसके बाद बात की हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस की, कि जब हम वेल्डिंग का कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, जब वेल्डिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस दौरान कौन कौन से प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी।
नेक्स्ट हमने लास्ट में टॉपिक किया अभी, तो वो टॉपिक था सिंबल, कि हमारे जो हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के दौरान कुछ सिंबल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा, चाहे वो फिलेट वेल्डिंग का सिंबल हो, सिंगल वी बट का वेल्डिंग हो, सिंगल यू बट का वेल्डिंग का सिंबल हो सॉरी, उसके बाद या फिर स्टड वेल्डिंग का सिंबल, सीम वेल्डिंग का सिंबल या फिर प्रोजेक्शन वेल्डिंग का सिंबल। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।